हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनस्वी। आज हम बात करेंगे बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड की पब्लिक फाइनेंस। जैसा कि हम बात कर चुके हैं इससे पहले वीडियो में कि हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। आज हम करेंगे इसमें यूनिट फर्स्ट और इसकी यूनिट सेकंड। इस पूरी पब्लिक फाइनेंस पेपर सेकंड के 4 पार्ट आएंगे टोटल। जिसने कुछ नहीं किया है सिर्फ इस वीडियो के 4 पार्ट देखिएगा, आपका सारा ये पेपर सेकंड कवर हो जाएगा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इसकी वीडियो के पार्ट फर्स्ट में यूनिट फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी यूनिट फर्स्ट और सेकंड की होगी। 2 पार्टों में यूनिट फर्स्ट और सेकंड के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे और बाकी जो 2 यूनिट बचेंगी वो आने वाले सेकंड पार्ट में कवर हो जाएंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने ये वीडियोस बनाई हुई हैं पहले कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं किया है मैं यहाँ समझा रही हूँ और उन्हें अगर और ज़्यादा डीपली समझना है तो वो वीडियो के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले कि पब्लिक फाइनेंस क्या है। आ सकता है कि पब्लिक क्वेश्चन आ सकता है, पब्लिक फाइनेंस क्या है, इसके क्षेत्र, प्रकृति और महत्व पर प्रकाश डालिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो राजस्व या लोक वित्त का अर्थ। ठीक है, तो क्या होता है राजस्व का अर्थ? क्या होता है? राजा प्लस स्व, इससे बना हुआ है क्या? ये संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है राजा का धन। तो राजा के धन से अर्थ है, तो यहाँ पे जो राजा है ना उसकी जगह सरकार ली जाती है। राजा का तात्पर्य किससे है? सरकार से। तो इसका मतलब हुआ राजस्व क्या है? सरकार अपने राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए जो भी पैसों की व्यवस्था करती है, अपने राज्य के कार्यों को करने के लिए जो पैसों, मतलब हम तो वैसे अगर हम प्रॉपर बुक की लैंग्वेज में बोले, जो वित्त की व्यवस्था करती है वही क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व कहलाता है। और राजस्व को इंग्लिश भाषा में पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। यहाँ मैंने बुक की डेफिनेशन भी दी हुई है, अगर आप बुक की डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता से है। क्या है? राजस्व का अर्थ क्या है? जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता से है। फाइनेंस का सामान्य अर्थ क्या है? मुद्रा से है। तो क्या है? राजस्व का मतलब क्या है? राजा का धन, और राजा से यहाँ क्या मतलब है? सरकार। सरकार जो भी राज्य के कार्य करने के लिए धन की व्यवस्था करती है वही सब आप क्या पढ़ेंगे? वही सब आप पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे। पब्लिक फाइनेंस सारा धन से ही रिलेटेड है। ठीक है, एक मिनट हम अपने पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, ठीक है, अब आगे है कि इनकी परिभाषा। तो राजस्व की निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, जैसे राजस्व निरंतर एक गतिशील विज्ञान है और सरकार के कार्य क्षेत्र एवं उत्तरदायित्व में वृद्धि होने के साथ ही इस विषय की प्रकृति एवं क्षेत्र में भी परिवर्तन होता रहा है। तो मैंने यहाँ कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, जैसे यहाँ डाल्टन की डेफिनेशन है, इंग्लिश में भी मैंने लिख दी है। आपको इंग्लिश में याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं प्रोवाइड कराऊंगी। हिंदी में याद करना है आप हिंदी में याद करिए, इंग्लिश में याद करना है आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ श्रीमती उर्सुला हिक्स की भी डेफिनेशन लिखी है। आप सिर्फ एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, आपको ये सारी डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपको नोट्स में लिख दिया है। ठीक है, तो क्या है? राजस्व का संबंध लोक सत्ताओं के आय और व्यय से तथा एक दूसरे के साथ समायोजन से है। राजस्व का संबंध लोक सत्ताओं के आय व व्यय से। आय मतलब जो सरकार पैसे कमाती है, व्यय मतलब जो खर्च करती है। आय और व्यय का संबंध ही क्या कहलाता है? राजस्व का अध्ययन करना कहलाता है, पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन करना कहलाता है। राइट, आगे चलते हैं। ये डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन है, ये आप खुद से कर लीजिएगा अगर आपको करनी है तो, नहीं तो अब नहीं भी कर सकते, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या निष्कर्ष क्या निकलता है? ये जो है कंक्लूजन, राजस्व अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट शाखा है जो विभिन्न सरकारों की वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं और नीतियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। ठीक है, तो आप ये मैंने बुक की लैंग्वेज लिख दी है, जो अभी मैंने समझाया है आप बिल्कुल वैसे लिख सकते हैं कि राजस्व क्या है? राजस्व सरकार जितनी भी राज्य की कार्य करने के लिए जो धन की व्यवस्था करती है वो राजस्व कहलाता है।
जो धन की व्यवस्था करती है उसका अध्ययन हम किस में करते हैं, राजस्व में करते हैं, राइट। अब राजस्व के 6 भाग होते हैं। आप ये 6 भाग जो होते हैं इन्हें ही आप पूरी बुक में पढ़ेंगे। इसका जो पेपर सेकंड है ये 6 भाग ही आप इनका विस्तृत रूप से वहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, लोक या सार्वजनिक व्यय। दूसरा क्या है, सार्वजनिक आय। तीसरा क्या है, लोक ऋण। चौथा क्या है, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण। पांचवा क्या है, आर्थिक स्थायित्व या राजकोषीय नीति। छठा क्या है, संघीय वित्त। ठीक है, तो हम करते हैं। पहला हम देखते हैं लोक या सार्वजनिक व्यय क्या होता है। लोक या सार्वजनिक व्यय होता है वो जो सरकार जनता के कल्याण के लिए खर्च करती है, जैसे हॉस्पिटल बना देती है, स्कूल खोल देती है। ये सब क्या है, जनता या लोक कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है। जो भी सरकार ऐसे कार्य करती है वो क्या कहलाता है, सार्वजनिक व्यय कहलाता है। जैसे उन सब खर्चों से है जिन्हें किसी देश की केंद्रीय, राज्य या स्थानीय सरकार अपने प्रशासन, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास तथा अन्य देशों की सहायता के लिए करती है। यहाँ एग्जाम्पल भी लिखे हैं। आप ऐसे बुक की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे भी लिख सकते हैं। लोगों के कल्याण के लिए सरकार जितना भी पैसा खर्च करती है वो सार्वजनिक व्यय कहलाता है। मैं आपको फिर से बोलूँगी, मैं PDF तो प्रोवाइड करा दूँगी आपको। अगर आप डायरेक्ट PDF पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप सिर्फ वीडियो 2 से 3 बार देखिए और रटिए मत, आप एग्ज़ाम में सब हो जाएगा और आप सारा लिख लेंगे। और मैं वीडियो के क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आपके सारे कवर हो जाएंगे। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम करते हैं इसके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, लोक व्यय का क्षेत्र पढ़ते हैं, लोक व्यय का वर्गीकरण पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं, प्रभाव पढ़ते हैं, तुलना पढ़ते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ ये बताया इसके अंदर अध्ययन हम लोग क्या अध्ययन करते हैं। ठीक है, बैक करते हैं इसको, राइट। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि लोकागम तथा सार्वजनिक आय क्या है। सार्वजनिक आय अभी हमने बात करी। सार्वजनिक व्यय क्या है, सरकार जितना खर्च करती है। सार्वजनिक आय क्या है, सरकार लोक कल्याण के लिए जो आय खर्च करेगी, सरकार के पास वो पैसे भी तो होने चाहिए। वो पैसे कहाँ से आते हैं, ठीक है, वो रुपए सरकार कैसे कमाती है, तो उसी का जो अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं, वो हम सार्वजनिक आय में करते हैं। जैसे सरकार द्वारा प्राप्त किया गया वह धन जिसकी वापसी करने का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं होता, लोकागम कहलाता है। ठीक है, अगर आपको ये विस्तार में पढ़नी है तो मैंने पब्लिक फाइनेंस पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लोक ऋण क्या होता है, सरकार पर वह ऋण जो उसे लौटाना पड़ता है तथा ब्याज भी देना पड़ता है, लोक ऋण कहलाता है, राइट। 4 क्या है, वित्तीय प्रशासन एवं नियंत्रण। सरकार के द्वारा प्रशासनिक कार्यों के कारण प्राप्त होने वाली आय को प्रशासनिक आय कहते हैं। जैसे फीस, लाइसेंस फीस, विशेष निर्धारण, अर्थदंड आदि इसमें शामिल होते हैं। 5वां क्या है, आर्थिक स्थायित्व या राजकोषीय नीति। सार्वजनिक व्यय तथा सार्वजनिक आय में स्थितीकरण रखना राजकोषीय नीति कहलाती है। अभी आप राजकोषीय नीति सिर्फ इतना ही ध्यान देखिए, राजकोषीय नीति की पूरी यूनिट है, यूनिट 3 आपको वहाँ समझ आ जाएगा। 6 क्या है, संघीय वित्त है, फेडरल फाइनेंस। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय संबंधों के सिद्धांत, आय और व्यय की कीमतों के बंटवारे की व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। कि जो केंद्रीय सरकार है और जो राज्य सरकार है, कि जो राज्य सरकार जो टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है और जो केंद्र सरकार टैक्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है, उसका जो व्यय करती है और जो पैसे को इकट्ठे करती है, उनका संबंध, उनका समायोजन ही संघीय वित्तीय में पढ़ा जाता है, राइट। आगे चलते हैं। वर्तमान समय में राजस्व के महत्व, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो रोजगार में वृद्धि, पूंजी निर्माण में सहायक, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो रोजगार में वृद्धि आप हेडिंग डालेंगे और फिर आप हेडिंग डालने के बाद इसके अंदर लिखेंगे कि वर्तमान समय में राजस्व लोक रोजगार में भी वृद्धि करता है। और वृद्धि कैसे करता है, जब सरकार सार्वजनिक व्यय करती है तो इससे लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। ठीक है, आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे ये सारी और आंसर लिख देंगे, राइट। अब हम चलते हैं डाल्टन के अनुसार, ये डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डाल्टन के अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की व्याख्या ये करते हैं, राइट।
चलिए देखते हैं। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, इंट्रोडक्शन है। राजस्व की सर्वोत्तम व्यवस्था वह है जिसकी क्रियाओं के अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति होती है। राजस्व मतलब जो सरकार पैसे का खर्च करती है या सरकार पैसे कमाती है, जो भी सरकार पैसों की व्यवस्था करती है, रुपए की व्यवस्था करती है, वित्तीय व्यवस्था करती है। तो सबसे अच्छी नीति कब होगी? जब सरकार की पैसे इस तरीके से व्यय करे कि सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। तो इसमें जो है वो डेफिनेशन दी हुई है। अधिकतम सामूहिक कल्याण का सिद्धांत नाम किसने दिया है? इसी सिद्धांत को पीगू ने नाम दिया है। डाल्टन ने इसे अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहा है। प्रोफेसर मसग्रेव ने इसे बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण का सिद्धांत कहा है। ये तीनों एक ही हैं, ऐसा नहीं है एग्जाम में प्रोफेसर मसग्रेव आ जाए तो आपको लगे मैंने तो सिर्फ डाल्टन का अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत किया है। तीनों एक हैं, बस सब तीनों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। राइट, आगे चलते हैं। इसमें दो टर्म है जो समझने वाली हैं। सरकार का जनता पर लगाया गया कर त्याग कहलाता है। जो सरकार जनता पर कर लगाती है वो त्याग कहलाता है। क्यों? जब हमारे पास कर लगा तो हम पैसे देंगे, हमने कुछ पैसे दिए, हमने रुपए दिए, तो क्या हुआ? हमने वो त्याग कराया उन रुपयों का। ठीक है। तो सर जो व्यय करती है उसे बेनिफिट बोलते हैं, लाभ। जैसे सरकारी अस्पताल बना दिए, गवर्नमेंट स्कूल खोल दी, इससे क्या होता है? इससे हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या क्या है सिद्धांत की? डाल्टन ने इस सिद्धांत की व्याख्या निम्न रूप में की है। तो क्या की है? पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर समझेंगे। राजकीय व्यय प्रत्येक दिशा में उस सीमा तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक कि इस व्यय से होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। यह सीमा ही राजकीय व्यय और आय में वृद्धि करने की आदर्श सीमा हो सकती है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर किसी पर कर लगाया जा रहा है, टैक्स लगाया जा रहा है 5 रुपये का, तो हमें सरकार को व्यय भी 5 रुपये का ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है टैक्स तो सरकार 5 रुपये का लगा रही है और व्यय मतलब लोगों के लिए कल्याण के लिए पैसे 3 रुपये खर्च कर रही है, नहीं। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का ये नियम तभी लागू होगा कि जितना सरकार टैक्स ले रही है उतना ही सरकार व्यय करे। अगर सरकार 50 रुपये टैक्स इकट्ठा कर रही है, 50 रुपये अपनी आय प्राप्त कर रही है, तो सरकार 50 रुपये ही व्यय करेगी। ठीक है, जैसा आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। कर की इकाई क्या है? जब सरकार 1 रुपया ले रही है, जब सरकार यहाँ पे ये कर की इकाई है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो सीमांत त्याग कितना हो रहा है लोगों का? लोग त्याग कितना कर रहे हैं? 45, और संतोष 110 का मिल रहा है उन्हें। पर कहाँ पर बराबर मिल रहा है? इकाई 4 पर। जब सरकार 4 कर लगा रही है तो सीमांत त्याग उनका 75 हो रहा है उन्हें, और संतोष भी क्या मिल रहा है? 75। तो जो ये वाली लाइन है यहाँ पर अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत होगा। तो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत कहाँ होगा? जहाँ व्यय और आय बराबर खर्च होंगी। राइट, आगे चलते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये डायग्राम है कुछ। ये सीमांत उपयोगिता, ये सीमांत त्याग। सीमांत उपयोगिता का ग्राफ ऐसे होता है, सीमांत त्याग का ग्राफ ऐसे होता है। ये अभी मैं ग्राफ डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में समझना है तो चैनल पर इसकी वीडियो है, सामाजिक लाभ का सिद्धांत। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत, ये भी इस डायग्राम को समझाने में टाइम लगेगा, मैंने यहाँ बता दिया है। अगर आपको प्रॉपर देखना है तो वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो 10-15 मिनट की है, तो आप ये टॉपिक देख सकते हैं, वरना ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, हम अब आगे चलते हैं। ये टॉपिक, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला पार्ट कर लेते हैं तो आने वाले जो भी इसके पार्ट आएंगे पब्लिक फाइनेंस के, तो आपको इजीली समझ आ जाएंगे। तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं पढ़ते हैं। क्या है? त्याग और उपयोगिता का माप कठिन है, क्योंकि ये बोला है कि जितना त्याग होना चाहिए, अगर जितना लोग त्याग कर रहे हैं उतनी ही उपयोगिता लोगों को मिलनी चाहिए। तो पता कैसे चलेगा लोगों ने कितना त्याग किया है? त्याग को हम माप थोड़ी ना सकते हैं, तो इसलिए इनकी माप करना कठिन है। वर्तमान त्याग और भविष्य उपयोगिता का अनुमान करना भी कठिन है। कर भार का अनुमान लगाना भी कठिन है कि लोगों पर जो कर लगाया गया उससे लोगों पर कितना भार पड़ा है, लोगों को कितना कष्ट हुआ है, इसका अनुमान लगाना भी कठिन है।
अनुपयोगिता और उपयोगिता में संबंध करना भी कठिन है। ओके, लाभ क्या है इसके? राजस्व क्रियाओं का उद्देश्य स्पष्ट होता है, सार्वजनिक व्यय के संबंध में नए दृष्टिकोण प्रतिपादित होते हैं। राइट, अब आगे चलते हैं। अब आगे राजस्व क्या है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र, महत्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसकी प्रकृति, क्षेत्र, महत्व भी आ सकते हैं। तो अभी ये हमने डेफिनेशन याद करी, राजस्व क्या है, ये पीछे वाली है, बिल्कुल ऐसे आप दोबारा कर सकते हैं। राजस्व निरंतर गतिशील विज्ञान है, ये सब भी है। राजस्व को 6 भागों में बांटा गया है। अब लोक या सार्वजनिक व्यय, क्षेत्र, प्रकृति पर भी आप ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन है इसलिए मैंने क्वेश्चन अलग से बना के लिख दिया है। राइट, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोक आगम के स्रोत, कि लोक आगम के क्या स्रोत हैं, सोर्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो लोक आगम के 2 स्रोत होते हैं। तो एक तो लोक आगम होता है पब्लिक रेवेन्यू, एक लोक ऋण होता है। ये मैंने दोनों टर्म यहाँ अलग अलग इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता चल जाए कि लोक आगम और लोक ऋण में क्या अंतर होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि लोक आगम और लोक ऋण में अंतर लिखिए। तो लोक आगम में क्या, लोक आगम क्या है? सरकार द्वारा प्राप्त किया गया वह धन जिसको वापस करने का उत्तरदायित्व नहीं होता। हम पीछे ये बात कर चुके हैं कि लोक आगम क्या है, लोक ऋण क्या है। ठीक है ना। और लोक ऋण क्या होता है कि सरकार जो पैसे लेती है वो सरकार को वापस भी करने होते हैं, उस पर ब्याज भी देना होता है। और लोक आगम क्या है, सरकार को पैसे वापस नहीं करने होते, उन पर ब्याज भी नहीं देना होता। लोक आगम के विभिन्न स्रोत हैं, 4 स्रोत हैं। टेलर ने लोक आगम के 4 भागों में विभाजित किया है। पहला कर, दूसरा वाणिज्य आय, तीसरा प्रशासनिक आय, चौथा उपहार और अनुदान। कर क्या है? वर्तमान समय में पब्लिक रेवेन्यू का स्रोत कर है, कि जो पब्लिक रेवेन्यू, लोक आगम क्या है, सरकार जिससे कमाई करती है, सरकार के पास जहाँ से धन आता है वो क्या कहलाता है, लोक आगम कहलाता है। कर एक ऐसा भुगतान है जो आवश्यक रूप से सरकार को उसके बनाए गए कानूनों के अनुसार दिया जाता है। इसके बदले में किसी सेवा प्राप्ति की आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है। डाल्टन के अनुसार कर एक अनिवार्य अनुदान है जो किसी सरकार द्वारा लगाया जाता है और जिसका करदाता को बदले में प्राप्त होने वाली सेवाओं की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता। कि करदाता को नहीं पता होगा कि उसने जो कर दिया है उसका यूज सरकार कहाँ करेगी। ठीक है, ये सेलिगमैन के शब्दों में आप देख लीजिए, अगर आपको डेफिनेशन याद करनी है तो आप पढ़ सकते हैं। अब हम देखेंगे वाणिज्य आय। क्या देखेंगे? वाणिज्य आय देखेंगे। वाणिज्य क्या आय होती है? प्रोफेसर टेलर के अनुसार वाणिज्य आय में आमदनियां हैं जो कि सरकार अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं द्वारा और सेवाओं द्वारा प्राप्त करती है। जैसे सरकार रेल की टिकट से, विद्युत आपूर्ति से, परिवहन अन्य साधन से, डाक तार से, बिजली का बिल देते हैं, जो सरकार इनसे कमाई करती है वो क्या कहलाती है? वो वाणिज्य आय कहलाती है। ठीक है। आप जैसे ट्रेवल कर रहे हैं, रेल अगर एक बार बन गई वो हमेशा के लिए हो गई, थोड़ा बहुत रिपेयरिंग वगैरह होता है तो वो क्या होती है, आप टिकट वगैरह से पैसे कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट के अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं? वाणिज्य आय कहलाती हैं। तीसरा है प्रशासनिक आय, एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू। तो सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली आय प्रशासनिक आय कहलाती है। जैसे फीस हो गया, लाइसेंस फीस होगी, विशेष कर हो गया। आप फीस देते हैं ना, आप कॉलेज वगैरह में फीस देते हैं, हम लाइसेंस की फीस देते हैं, इस तरीके से। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे अर्थदंड और जुर्माना। जमानत या संपत्ति का जब्त होने और मृतक के उत्तराधिकारी न होने पर, जब अगर आप जाते हैं, ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर जुर्माना लगता है, तो उससे भी सरकार को कमाई होती है। अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं है, वो संपत्ति भी सरकार की हो जाती है, उससे भी सरकार को कमाई होती है। ठीक है। चौथा क्या? अनुदान एवं उपहार। तो प्राकृतिक संकट या विशेष राहत कार्यों के लिए प्राप्त हो जाती है। जब कोई प्राकृतिक संकट होता है या विशेष कार्य होता है तो जनता भी पैसे दे देती है और विदेश के लोग भी डोनेट कर देते हैं सरकार को पैसे, जैसे कोविड के टाइम पे करे थे। ये एग्जाम्पल अभी रिसेंट का है। ठीक है, तो इससे भी सरकार को आय प्राप्त होती है। राइट, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है।
कर और कीमत में क्या अंतर है, ये आ सकता है। कर और कीमत में क्या अंतर है? एक अनिवार्य अनुदान है। क्या है? कर एक अनिवार्य अनुदान है, कर देना ही पड़ेगा। यह एक ऐच्छिक भुगतान है कि कीमत ऐच्छिक भुगतान है। अगर आप वो वस्तु खरीदेंगे तो आप कीमत देंगे, आप कीमत बढ़ाया घटा सकते हैं, कम नहीं। कर आप बढ़ाया घटा नहीं सकते। कर में कर राशि के भुगतान और करदाता को सरकार से मिलने वाली लाभों के मध्य कोई निश्चित संबंध नहीं होता। जैसे हम हर चीज़ पर कर देते हैं। अगर हम वो कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं, चिप्स का पैकेट खरीद रहे हैं, हम जीएसटी लगती है, हम हर चीज़ पर कर देते हैं, पर हमें पता नहीं होता कि कर का सरकार कहाँ यूज़ करेगी, ठीक है। बट हम जहाँ कीमत देते हैं हमें पता होता है कि अगर हम ये वस्तु खरीद रहे हैं तो हम इसकी कीमत दे रहे हैं, और कर में पता नहीं होता है, राइट। आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे गैर कर आगम। वे आय जो सरकार कर के अतिरिक्त प्राप्त करती है, करों से प्राप्त नहीं करती है, ठीक है। क्या कहलाता है? गैर कर आगम कहलाते हैं। जिस सरकार के ये आर्थिक ये और इसके क्या कारण होते हैं, इसके महत्व क्या है? सरकार के कार्य में वृद्धि करना, आर्थिक नियंत्रण के उपकरण, लोक उद्योगों के क्षेत्र का विस्तार करना, करदाता की क्षमता की सीमा को कम करना। गैर आगम कर कहाँ से प्राप्त होता है? लोक उद्योगों एवं लोक सेवाओं से प्राप्त होता है, प्रशासनिक कार्यों से प्राप्त होता है। जैसे हमने अभी लाइसेंस फीस और फीस की बात करी, इसमें कर नहीं प्राप्त हो रहा, ये सरकार कार्य कर रही है, लोग उस कार्य के बदले पैसे दे रहे हैं, ठीक है। ब्याज से प्राप्त होता है, उपहारों और अनुदान से प्राप्त होता है। उपहार और अनुदान हम पीछे बात कर चुके हैं। स्वामित्व हरण से, स्वामित्व हरण कि अगर कोई नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी सरकार को मिल जाती है, तो उस चीज़ से भी सरकार को आय प्राप्त होती है, और ये कर नहीं है, तो इसलिए क्या ये गैर कर आगम है, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। हम बात करेंगे लोक व्यय क्या है, इसके महत्व एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालिए तथा उत्पादन और वितरण पर लोक व्यय के प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो लोक व्यय क्या है? जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, लोगों के कल्याण के लिए सरकार जितना भी वित्त है, जितना भी धन खर्च करती है, वो लोक व्यय कहलाता है, ठीक है। लोक व्यय का महत्व एवं उद्देश्य। प्राचीन समय में लोक व्यय का बहुत कम महत्व था। जेबीसी का विचार था कि लोक वित्त की सभी योजनाओं में सर्वोत्तम वह है जिसमें कम खर्च किया जाए। प्राचीन अर्थशास्त्रियों जैसे एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि का विश्वास था कि प्रत्येक कर एक बुराई है और प्रत्येक व्यय अव्यय है, कि अगर हम कोई भी कर लगाते हैं वो बुराई है, और हम जितना भी सार्वजनिक व्यय करते हैं वो अव्यय है, कि उसका कोई यूज़ नहीं होता, वो वेस्ट है, ठीक है। ये सब क्या बोला? ये पुराने जो भी हमारे अर्थशास्त्री थे उनके ऐसे विचार थे। अतः राज्य को अपना व्यय न्यूनतम रखना चाहिए, लेकिन समय के साथ लोक व्यय का महत्व भी बढ़ने लगा है। आज स्थिति यह हो गई है कि सरकार अपने कार्य को पूरा करने के लिए अपनी आयों से भी अधिक व्यय करती है। जैसे जैसे राज्य सरकार के काम और कार्य बढ़ते जा रहे हैं, देश की सुरक्षा भी बढ़ती जा रही है, सरकार सार्वजनिक व्यय बढ़ाती जा रही है, और सरकार का इन्वॉल्वमेंट आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और ज़्यादा होता जा रहा है, जिससे लोक व्यय और आवश्यक आने वाले समय में और आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसके क्या महत्व है? पहला, आर्थिक विकास का महत्व है। अविकसित एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने में महत्व होता है, कि जहाँ अविकसित और पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ पर लोक व्यय करे सरकार, और वहाँ पर सुधार हो। सामाजिक सुधार में होता है, आय एवं संपत्ति के वितरण की असमानताओं को दूर करने में होता है, कि कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, तो जो गरीब है उन्हें क्या सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, जिससे आय वगैरह में बराबर हो, और वो जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है, उसकी भी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, राइट। आगे चलते हैं। सार्वजनिक व्यय की सीमाएं पढ़ेंगे हम, कि सार्वजनिक व्यय की क्या सीमाएं होती हैं। आज के समय में विभिन्न कारणों की वजह से लोक व्यय में बहुत तेजी से वृद्धि होती जा रही है। अतः यह प्रश्न उठता है कि सार्वजनिक व्यय की सीमा क्या होनी चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय आय का अधिकतम कितना लाभ सार्वजनिक व्यय के रूप में होना चाहिए। तो समाज की आवश्यकता की इच्छाओं के अनुसार होना चाहिए सार्वजनिक व्यय। जनता का आकार तथा गुण के आधार पर होना चाहिए। जनता की करदान क्षमता के आधार पर होना चाहिए, कि जनता से हमें कितना कर प्राप्त हो रहा है, जितना कर प्राप्त होगा सरकार को उतनी आय प्राप्त होगी, उस आय के अकॉर्डिंग ही हमें लोक व्यय करना चाहिए, और हम भविष्य आने वाले
भविष्य के लिए भी लोक व्यय बचा के रखना चाहिए कि कोई संकट आ जाए, जैसे कोविड का एक साथ संकट आया था, कि जिससे सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहे। आगे चलते हैं, लोक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव पड़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, लोक व्यय का उत्पादन पर प्रभाव पड़ेंगे। तो वर्तमान विचारधारा के अनुसार लोक व्यय उत्पादन तथा इसकी प्राकृतिक दोनों ही निर्णायक रूप से प्रभावित होते हैं। तो उत्पादन पर दो प्रकार का प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। राइट, किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, प्रत्यक्ष प्रभाव और अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव में क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से उद्योगों की स्थापना करते हैं, जैसे कोल इंडियन लिमिटेड हो गए, कोल इंडियन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, ये सरकार की कॉर्पोरेशन होते हैं। ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रभाव क्या होता है, इनडायरेक्ट इफेक्ट, कि डाल्टन के अनुसार अप्रत्यक्ष प्रभाव 3 शीर्षकों के अंतर्गत है। काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, काम तथा बचत करने की इच्छा पर प्रभाव पड़ता है, आर्थिक साधनों के स्थानांतरण पर प्रभाव पड़ता है। अभी मैं जल्दी जल्दी शॉर्ट तरीके से करा रही हूँ, हो सकता है आपको कुछ समझ नहीं आए। अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो चैनल पर इनकी वीडियो है, आप वहाँ जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, काम करने तथा बचत करने की क्षमता पर प्रभाव, लोक व्यय से नागरिकों की क्रय शक्ति क्या होती है, वृद्धि होती है, कि सरकार अगर लोक व्यय करती है, सामाजिक कल्याण के कार्य में पैसे खर्च करती है, इससे लोगों की जो आमदनी होती है वो बढ़ती है, वस्तुओं और सेवाओं की व्यवस्था होती है, उत्पादन वृद्धि में सहायक सुविधाएं विकसित होती हैं, बचत करने की शक्ति भी बढ़ती है। राइट, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे लोक ऋण से क्या तात्पर्य है, इसके महत्व या उद्देश्य बताइए, विकासशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण का महत्व बताइए एवं लोक ऋण के प्रकार एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। सार्वजनिक ऋण का सीधा अर्थ है सरकार पर ऋण। अभी हमें पता चला कि सरकार सार्वजनिक व्यय करती है लोक कल्याण के लिए, पर कभी ऐसा होता है कोई मुसीबत आ जाती है, जैसे अभी कोविड आ गया था, कि सरकार के पास इतनी आय नहीं होती, टैक्स वगैरह से सरकार के पास इतने धन नहीं होता कि सरकार सामाजिक कल्याण के लिए लोक व्यय कर सके। तो सरकार ऐसे में क्या करती है, लोक ऋण, सरकार ऐसे में ऋण ले लेती है और ये ऋण सरकार को वापस करना होता है और ब्याज के साथ वापस करना होता है। ठीक है, तो हम इसमें यही पढ़ेंगे। तो सार्वजनिक ऋण का सीधा अर्थ है सरकार पर ऋण। ठीक है, ये ऋण 2 प्रकार के होते हैं, ये आंतरिक हो सकता है, बाहरी हो सकता है। आंतरिक मतलब अपने ही देश के अंदर से लिया गया, जैसे RBI से हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाहरी क्या हो गया, WB वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया। इसके महत्व और उद्देश्य क्या होते हैं, प्राकृतिक संकटों से देश की रक्षा करना, जैसा अभी कोविड आया था। ठीक है, युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए, क्या एकदम युद्धकालीन वित्त व्यवस्था के लिए, सुरक्षा के लिए भी सरकार लोक ऋण ले लेती है। सार्वजनिक निर्माण के कार्यों के लिए ले लेती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से भी लोक ऋण मिलता है, जैसा आप अभी इस टाइम की सिचुएशन देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है और हमारे भारत ने भी उसे बहुत सारा ऋण दिया है। तो यही क्या है, यही विदेश से यही ऋण क्या बाहरी ऋण बोला जाता है। ठीक है, बजट में अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए भी। राइट, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण का क्या महत्व होता है। तो विकासशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक ऋण के बहुत महत्व होते हैं। आर्थिक विकास की योजनाओं के लिए वित्त व्यवस्था होती है, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए वित्त व्यवस्था, विदेशी तकनीक के लिए, सीमित करदान क्षमता की व्यवस्था, समस्या का समाधान करने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रयोग के लिए। इससे क्या तात्पर्य है, जैसे कि हमारे यहाँ पर बिजली उत्पादन के लिए वो कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हमारे यहाँ इतनी नदी हैं, अगर उन पर डैम बनाते हैं तो हम उससे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो इससे क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को उचित प्रयोग के लिए, और उचित प्रयोग करने के लिए अगर सरकार पर धन नहीं होता, सरकार क्या ले लेती है, लोन ले लेती है। क्या ले लेती है, लोक ऋण ले लेती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोक ऋण के प्रकार, जैसे आप लोक ऋण के यहाँ प्रकार देख चुके हैं, आंतरिक होते हैं और बाहरी होते हैं। तो यहाँ पर डाल्टन के अनुसार है, एक
ऋण आंतरिक है यदि वह उन वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिया जाता है जो उस क्षेत्र में जिसे ऋण लेने वाली लोक सत्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक ऋण आंतरिक ऋण तभी कहा जाता है यदि उस व्यक्ति या संस्थाओं के द्वारा लिया जाए जो उसी क्षेत्र में रहते हैं, जो उस क्षेत्र से बाहर नहीं रहते हों। और अगर आप क्या लिखेंगे, एक ऋण बाहरी ऋण तब कहलाता है यदि वह उन व्यक्तियों या संस्थाओं के द्वारा लिया जाए जो उस क्षेत्र के बाहर रहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, उस क्षेत्र में रहते हैं। आंतरिक ऋण के लिए जब आपको बाहरी ऋण लिखेंगे तो आप लिखेंगे उस क्षेत्र के बाहर रहते हैं। राइट, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन है ये, लोक ऋण के प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो लोक ऋण के आर्थिक प्रभाव का विश्लेषण सरल नहीं है क्योंकि लोक ऋण की कई अवस्थाओं का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। जैसे अवस्थाएं क्या हैं जिन पर प्रभाव पड़ता है? जनता से ऋण लेते समय, ऋण का प्रयोग करते समय, ऋण का भुगतान करते समय। ठीक है, आज के लिए इतना ही, वरना ये वीडियो का ये पार्ट बहुत लंबा हो जाएगा। इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें यूनिट फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो जाएंगी विथ शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए थे। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए। हो सकता है आपको एक बार में वीडियो समझ नहीं आए, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं करा, आपको नहीं पता है पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, तो आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, आप उसके बाद PDF पढ़िए। क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में आ जाएंगे कि और ये वाला टॉपिक, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है। क्योंकि जब आगे आप यूनिट करेंगे तो यही सब बार बार आएंगे और मैं बार बार इन्हें नहीं समझाऊंगी। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को